एमओटी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये थ्योरी प्रपोज की गई है ना। मतलब कि जैसे हम लोग अभी एटम्स में बात करते हैं तो एटम्स में हम लोग बोलते हैं कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो उसके वैलेंस शेल का पार्ट होता है ना। किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके वैलेंस शेल का पार्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है अगर इसकी बात करें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में बताती है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बोलती है कि किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट होता है, ठीक है। वो किसका पार्ट होता है, वो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा पहले इसमें बेसिक आपको लिख लेना चाहिए कि लिख लीजिए वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है वीबीटी, वीबीटी के बाद ये थ्योरी प्रपोज की गई है। और वीबीटी जो थी उसकी एक लिमिटेशन भी है, आपको पता होनी चाहिए। वीबीटी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट नहीं थी, है ना। वीबीटी couldn't explain the shape, hybridization and bond order as well as magnetic behavior भी लिख लीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात करेंगे हम लोग इसमें। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये थ्योरी वीबीटी जो थी वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब डायटोमिक में जैसे आपसे बोला जाए C2, ठीक है। तो C2 का क्या बॉन्ड ऑर्डर है या C2 का शेप क्या है ना। मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, C2 पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये हम लोग वीबीटी के बेसिस में नहीं बता सकते। O2, N2, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करें, या इनके आयन हो सकते हैं O2+, O2-, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम लोग से कभी पूछा जाए तो हम लोगों को एमओटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है या आयन है इनको इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी प्रपोज की गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में एमओज बोला जाता है ना। एमओज, एमओज, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो लिख देता हूँ आपको। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन, linear combination of atomic orbital generate orbital LCAO, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये है कि जब भी ऑर्बिटल
जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब sp-df, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो उस सिचुएशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जनरेशन होता है, या उस सिचुएशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, LCAO। जब ऑर्बिटल्स के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो उससे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एमओज बनते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी टू टाइप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग को बोलते हैं BMO शॉर्ट में, एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, ABMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ABMO को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो मतलब जब मेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है फर्दर, BMO एंड ABMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ABMO एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब Yes, sir. इनके, है ना, अब इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा हम लोग को समझना होगा कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएं तो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर वेव थ्योरी का यूज किया जाता है। मतलब श्रोडिंगर बाबा का ये कहना था, मतलब श्रोडिंगर जी का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर उस पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है ना। श्रोडिंगर वेव मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोले, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव मॉडल, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है ना। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो वो एक 3 डायमेंशनल वेव का कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है ना। जैसे एक मानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन ए है, तो वो एक क्या बना रहा होगा, वो एक 3 डायमेंशनल वेव बना रहा होगा। ठीक है, बोलो भाई। Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव बना रहा होगा, है ना। और उस वेव का जो वेव फंक्शन होगा, ये उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई ए से, सही। है ना। और उसके एम्पलीट्यूड को मॉड ऑफ साई ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेव का एम्पलीट्यूड है, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ साई ए। ठीक है, तो ये कोई ए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ए मान लिया मैंने, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एक वेव का फॉर्मेशन कर रहा है, और उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ साइन ए। ठीक है, अब इसी मीडियम मतलब कि उसी ऑर्बिट में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है ना। उसको बोल दिया बी टाइप का इलेक्ट्रॉन है वो, उसको दूसरा नाम मतलब बी मैंने नाम दे दिया है ना, क्योंकि वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, और वो भी एक वेव कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसका वेव फंक्शन साई भी है, या फिर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड ऑफ साई भी है ना। समझना मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे एटम का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एटम के हैं। ठीक है, तो एक एटम का अपना ये वेव नेचर है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड साई ये है, दूसरे एटम का जो ये वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड साई भी है। ठीक है, और ये दोनों एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। ये दोनों एटम आपस में मिलकर क्या बनाने जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं।
तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं, जैसे कोवेलेंट वीबीटी में हम लोग क्या बोलते हैं कि दो एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, है ना। तो ये थ्योरी थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे नेचर एक्सप्लेन करती है। बोलते हैं कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स आपको लगानी पड़ेगी। ये आप लोगों ने पढ़ा थ्योरी ऑफ सुपर पोजिशन? नो सर। नो सर। नो सर। थ्योरी ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव थोड़ा आपको बता देता हूँ। थ्योरी ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव एक ये फिजिक्स की थ्योरी है। जब फिजिक्स में वेव पढ़ोगे तो वहां पे बहुत डिटेल में बढ़ाया जाएगा सब आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन आपको देखने में मिल रहा है। ये आपने या इंटरफेरेंस के नाम से अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या इंटरफेरेंस? नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा? अच्छा, तो इसको चलो सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि जैसे ये थ्योरी ये कहती है कि अगर एक मीडियम में दो वेव एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, है ना, एक ही मीडियम में, तो हमें दो अलग अलग वेव नहीं दिखाई देंगी, हमें उन दोनों का एक रिजल्टेंट वेव दिखाई देगी। ठीक है, अगर एक ही मीडियम में बेटा दो अलग अलग वेव बन रही है तो हमें वो दोनों वेव इंडिविजुअली ना दिखकर हमें उन दोनों का एक रिजल्टेंट वेव दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव। मतलब उन दोनों वेव के बीच में क्या होगा, सुपर पोजिशन हो जाएगा, या इसी को इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नदी का पानी है, मान लो तालाब है, तालाब का ये पानी है, ठीक है, इसमें एक पत्थर का टुकड़ा आप फेंको, इसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंको, मान लो आपने यहाँ पे पत्थर टुकड़ा फेंका, तो वो जैसे ही पत्थर टुकड़ा फेंकोगे तो आप देखोगे कि पानी में वेव्स जनरेट हो जाएंगी, है ना। ऐसे सर्कुलर टाइप की आप देखोगे कि वेव बनने लगेगी। देखा है कभी इस तरह से? ये वेव आगे की तरफ यस। हाँ, ये आगे की तरफ बढ़ रही होंगी। पहले एक छोटा सर्कल बनेगा, फिर वो सर्कल के पार्टिकल जब आगे बढ़ेंगे तो एक उसके आगे एक बड़ा सर्कल बनेगा, फिर वही पार्टिकल जब आगे प्रोपोगेट होंगे तो एक नया ऐसे आपको एक वेव बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव है वो, क्योंकि पानी में बन रही है, पानी एक मीडियम है। और अगर आप क्या करो, एक साथ दो टुकड़े फेंक दो, मान लो एक टुकड़ा यहाँ फेंका, एक उसके जस्ट बगल में एक टुकड़ा फेंक दिया, दो पत्थर के टुकड़े फेंक दिए, तो एक वेव ये अपनी वेव बनाने भाई एक दोनों अपनी अपनी वेव बनाने लगेंगे। ये अपनी वेव बना रहा होगा, साथ ही में वो भी अपनी वेव बना रहा होगा, उसके भी गोल गोल छल्ले बन रहे होंगे, उसके भी कंसेंट्रिक रिंग बन रही होंगी। लेकिन एक जगह क्या होगा कि उन दोनों के जो रिंग है वो ओवरलैप करने लगेंगे, है ना, बीच में कर रहे हैं यहाँ पे इधर साइड। यस सर। तो जहां पे Yes, sir. ओवरलैप करेंगे वहां वहां पे नए छल्ले बनने शुरू हो जाएंगे, वहां पे नई रिंग्स बनेगी। बात समझ में आ रही है? दो यस सर। डिफरेंट वेव जब आपस में मीट करती हैं तो वहां पर बेटा एक नई वेव जनरेट होती है, और उसे ही बोलते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन वेव से, या फिजिक्स में इसे ही इंटरफेरेंस के नाम से पढ़ते हैं। अब इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, है ना। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक एटम का ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेव ऐसी कुछ बन रही है, और दूसरे एटम का एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेव ऐसी बन रही है। अब ये दोनों एटम, मान लो कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों के पास वैसे वैलेंस सेल में मान लो एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल नेचर तो वेव ही नेचर होता है। अब ये दोनों एटम पता चला कि आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं, तो होगा क्या, जब ये भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये बोल देती है कि जहां पे ओवरलैप हो रहा है वहीं पे बॉन्ड बन रहा है, बस इतना बोल के हम लोग इसी को मान लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके आगे की थ्योरी है ना, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करती है। वो बोलती है कि जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और वो जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है
उन न्यू ऑर्बिटल को बोलते हैं हम लोग क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये बात बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही, Yes, Yes, sir. sir. Yes, है yes. ना। Yes. इसको आप ऐसे ही समझो कि अभी मैंने एक एक पत्थर का टुकड़ा फेंका तो वो अपनी वेव बना रहा है, दूसरा पत्थर अपनी वेव बना रहा है, लेकिन जहां पे दोनों की वेव मीट करी वहां पे एक नई वेव बनने लगी। तो सिमिलरली ऐसे ही समझो कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका अपना वेव नेचर होगा, दूसरे एटम का दूसरे इलेक्ट्रॉन इसका अपना वेव नेचर होगा। अब जब दोनों मिलके यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नई वेव बनेगी। इसके ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कुछ डिफरेंट टाइप के होंगे, और उन ऑर्बिटल को ही कह रहे हैं हम लोग इस थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है कि जब दो वेव ओवरलैप करती है तो वहां पे दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। अब जैसे यहाँ पे ये वाला डायग्राम है, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव सेम फेस में मीट करती हैं। दो वेव सेम फेस में क्या होती हैं, मिलती हैं। दो वेव सेम फेस में इंटरफेरेंस करती हैं। सेम फेस का मतलब देखो, जिस समय पहली वेव का क्या बन रहा है, क्रस्ट मिल रहा है, बन रहा है, उसी समय दूसरी वेव का भी क्या बन रहा हो, क्रस्ट बन रहा हो, तो इनके क्रस्ट क्रस्ट मिल जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। ऐसे समझो कि इनके क्रस्ट क्रस्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर इनके ये दोनों वेव सेम फेस में है, मतलब इनके बीच में कोई फेस का डिफरेंस अगर 0 है, तो एक यहाँ पे नई वेव बनेगी जिसमें इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट आपस में मिक्स होकर एक नया क्रस्ट बनाएगा। बोलो भाई। वैसे भी मैथ में प्लस 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 ही होता है, क्यों भाई, दो नंबर जोड़ोगे तो सम ज्यादा ही आएगा। Yes, ऐसी, sir. है ना। Yes. इसी हिसाब से बोल सकते हो कि जिस समय पहली वेव का ट्रफ बन रहा है, उसी समय बेटा दूसरी वेव का भी ट्रफ बन रहा है। इन लोगों के बीच में फेस का डिफरेंस 0 माने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में खास बात यही होती है, फेस का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है, मतलब दोनों वेव सेम फेस में होती है। इसका मतलब दोनों वेव क्या है, सेम फेस में ओवरलैप कर रही है या इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उनका ट्रफ ट्रफ भी ऐड हो जाएगा, तो बड़े बड़े क्रस्टो ट्रफ बनने लगेंगे। ठीक है। और इस ये जो नई वेव बन रही है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा साई, वो उन्हीं दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के क्या होगा, बराबर होगा। बोलो भाई। लेकिन अगर हम लोग इन ओरिजिनल वेव के बेसिस बोले तो अभी तक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इन रीजन में तो ही तो मैक्सिमम थी, है ना, इनके क्रस्ट और ट्रफ में। लेकिन अब जब नई वेव बन रही है तो बेटा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अब इन रीजन में क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। बोलो भाई, है ना। तो दोनों वेव अगर सेम फेस में इंटरफेरेंस करते हैं तो वहां पे क्रस्ट क्रस्ट ऐड हो जाते हैं, ट्रफ ट्रफ ऐड हो जाते हैं, और एक वहां पे नई वेव बनती है। और ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये जो न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इस थ्योरी में BMO। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। क्या बोल रहे हैं हम लोग इनको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Bonding. ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनते हैं, ये समझ में आना चाहिए कि जब भी दो वेव सेम फेस में ओवरलैप करें, या जब दो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो सेम फेस में इंटरफेरेंस करें। ठीक है। देन उस सिचुएशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उल्टा होता है कि दोनों वेव, मतलब उसको आप केस नंबर 2 भी मान सकते हो, इसमें बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है अगर व्हेन टू वेव, when two wave A and B give superposition in opposite phase। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेव
अपोजिट फेस में क्या करें, इनके बीच में जो सुपर पोजिशन हो वो अपोजिट फेस में हो रहा हो, है ना। अपोजिट फेस मतलब कि कहने का मीनिंग ये कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। मान लो ये पहली वेव है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ये कुछ क्या है, साइन ये है, ठीक है। और एक और वेव ले लेते हैं जिसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं साई भी है, लेकिन ये दोनों वेव अपोजिट फेस में इंटरफेयर कर रही है, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है अपोजिट फेस में। तो जिस वेव का मान लो पहली वेव का बन रहा है क्रस्ट, जिस समय उस समय दूसरी वेव का क्या बन रहा है, ट्रफ बन रहा है। जब जिस समय दूसरी वेव का क्या बन रहा है, ट्रफ बन रहा है, साइमल्टेनियसली उस समय पहली वेव का क्या बन रहा है, ट्रफ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। इस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे आपको जो नई वेव मिलेगी उसके एम्पलीट्यूड छोटे छोटे हो जाएंगे, तो मतलब ओरिजिनल वेव के रिस्पेक्ट में। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखो इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में है तो बेटा इसका निगेटिव में है, तो दोनों का सुपर पोजिशन होगा, तो एक का प्लस में एक का माइनस में, तो क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, मतलब साइन ए माइनस साइन बी, है ना। अब ये मान के चल रहे हैं कि साइन ये थोड़ा ज्यादा है, साइन ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों वेव के बीच में क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल रीजन मिल रहे हैं, ये पहले की कंपैरिजन में स्मॉलर रीजन मिल रहे हैं, जबकि बॉन्डिंग में उल्टा था कि बॉन्डिंग में जो ये रीजन्स मिल रहे थे क्रस्ट टू ट्रफ के, वो ज्यादा बड़े रीजन मिल रहे थे। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, बढ़ गया था रिजल्टेंट वेव का। इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। तो इनको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, इन ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बोलो ये बात समझ में Yes, आई sir. कि नहीं आई, Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये एमओटी का बेस आपको मैं बता रहा हूँ, एमओटी का बेस यही है कि जब भी दो ऑर्बिटल आपस में लीनियरली कंबाइन होंगे, ठीक है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑर्बिटल के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर उन दोनों वेव के बीच में फेस का डिफरेंस है और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं, देन वहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है कि अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वीबीटी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा था केवल बॉन्डिंग वाला केस ही कंसीडर करता था। वीबीटी में मैंने बताया था कि प्लस प्लस के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी और माइनस माइनस के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी, है ना। कभी मान लो ऑर्बिटल में साइन दे दिए जाए, तो जैसे एक ऑर्बिटल ये प्लस वाला है, माइनस वाला है, एक ऑर्बिटल ये प्लस वाला माइनस, तो प्लस प्लस वाले फेस ओवरलैप करेंगे या माइनस माइनस वाले। वीबीटी एंटी बॉन्डिंग वाले को कंसीडर नहीं कर रही थी, वीबीटी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस वाला ओवरलैपिंग होना ही नहीं चाहिए, है ना। उसको हम लोग जीरो ओवरलैप बोल देते थे, याद करो वहां पे हम लोग ने प्लस और माइनस के बीच में ओवरलैपिंग जब होती थी तो उसको नाम क्या दे दिया था, उसको जीरो ओवरलैप बोल दिया था, Zero overlapping. है ना। मतलब ये मान लिया था कि वहां पे बॉन्ड बनेगा ही नहीं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ और कह रही है, वो ये कह रही है कि ऐसा नहीं कि मतलब प्लस और माइनस या मतलब अपोजिट फेस वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जो ये ऑर्बिटल मिल रहा है, आप अगर देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे रीजन्स मिल रहे हैं, है ना। वेव छोटी छोटी वेव बन रही है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जा रहा था, बताओ कि अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा होगी कि एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगी, इन दोनों में कंपेयर करने को अगर बोले तो किस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर बॉन्डिंग बीएमओ में, Bonding. बॉन्डिंग में, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा ही रहेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे,
तो क्रस्ट और ट्रफ बिगर बनेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, आप कहोगे सर आप कैसे बता दिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? देखो याद करो, श्रोडिंगर वेव मॉडल में बनाता है कि साई का जो स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। साई का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। Probability. साई, हाँ, साई फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ किस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो एक बार आप क्या करिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर कर दीजिए। तो बॉन्डिंग का हो जाएगा साइन ए प्लस साइन, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे थे ना, तो होल स्क्वायर। अब ये तो तुम लोग जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ऐसे तो ओपन होगा ये। और एक बार आप क्या करो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दो। इसमें साई ए और साई बी का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी, है ना। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि बताओ बीएमओ का स्क्वायर ये आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्क्वायर ये आ रहा है, मैथमेटिकली कौन सा ज्यादा होगा? BMO square. BMO. है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही। अब यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है, वैसे वो डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। मतलब मॉलिक्यूलर ऐसा नहीं कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, मिलेंगे लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब इनको इग्नोर कर दिया गया था। वीबीटी ने इन ऑर्बिटल को, एंटी बॉन्डिंग वाले को इग्नोर कर दिया था, उन्होंने केवल बॉन्डिंग को ही कंसिडर किया। लेकिन यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, ठीक है, बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करेंगे, एंटी बॉन्डिंग, लेकिन प्रोबेबिलिटी है बॉन्डिंग। अच्छा बताओ, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसके एग्जिस्टेंस, देखो एक ये नेचर का रूल भी है कि जिस चीज का एग्जिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर बॉन्डिंग में ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी? अगर कोई Bonding. पूछे बताओ कि स्टेबिलिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग में किसकी ज्यादा होगी, तो बॉन्डिंग की ज्यादा होगी, है ना। बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग, एबीएमओ, ठीक है। क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उनका एग्जिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अच्छा बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Sir, ABMO. तो पोटेंशियल एनर्जी एबीएम होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो स्टेबिलिटी बीएमओ की ज्यादा है तो पोटेंशियल बीएमओ की कम होगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हमें ध्यान रखना होगा कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा शो करनी पड़ेगी हम लोगों को। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बोलो भाई, ये बातें बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये क्लियर होने चाहिए पहले। Yes, sir. इसमें किसी Yes, sir. को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बिल्कुल बेस है, ठीक है। अब आप आगे जो भी पढ़ेंगे अब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि आपने बेस अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्बिटल की बात करें, जैसे अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे किसी एटम में, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करते थे। वेनस, सबसे पहले हम लोग वेनस फिल करते थे, फिर 2s फिर 3s, है ना। तो अगर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑर्डर अगर देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे पहले कौन फिल होता है? वेनस फिल होता है।
उसके बाद 2s फिल होता है, फिर 2p फिल होता है, ऐसे इस तरह से फिलिंग होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल तो केवल एटम में ही इनका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोल रहे हैं कि एटम जैसे ही मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वहां पे एक नए ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उन्हें हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, तो वो जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं वही क्या है, एटॉमिक, वही क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन वो बन किससे रहे, वो इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं वेनस ऑर्बिटल को, एक तरफ से चलते हैं कि सबसे कम एनर्जी वेनस की होती है, तो वेनस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अच्छा, वेनस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। जैसे मान लो ये एक वेनस ऑर्बिटल है, ठीक है, स्फेरिकल है। और अच्छा, एस ऑर्बिटल में ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली क्रस्ट होता है या कंप्लीटली ट्रफ होता है, ये पता है आप लोगों को। एस ऑर्बिटल में या तो कंप्लीटली क्रस्ट से मिलके बनता है या ट्रफ। तो मतलब उसमें साइन आप या तो हर जगह प्लस दिखाना या हर जगह क्या दिखाना, माइनस दिखाना। एस ऑर्बिटल में सिंगल फेस वाले ऑर्बिटल होते हैं, उसमें सिंगल फेस होती है। अब जैसे मैंने दो एस ऑर्बिटल ले लिए, वेनस वेनस, अब इनके बीच में मैं कराने जा रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि इनका कुछ कुछ पोर्शन ओवरलैप करेगा। लेकिन अगर हम लोग फेस के रिस्पेक्ट में देखें तो दोनों की पॉजिटिव फेस क्या होगी, ओवरलैप होगी। ओवरलैपिंग रीजन में दोनों का पॉजिटिव प्लस प्लस है ना, दोनों का प्लस प्लस, समझ रहे हो। प्लस साइन एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन ऑर्बिटल के क्रस्ट के को रिप्रेजेंट करता है ना, और Yes, sir. माइनस साइन ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक्चुअली वेव फंक्शन के साइन होते हैं, क्रस्ट टू ट्रफ। तो यहाँ पे प्लस प्लस ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, और अभी हम लोग देखा कि जब भी क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप करेंगे और ट्रफ ट्रफ, तो वहां पे कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, Bonding. 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 वहां पे बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो देखो वीबीटी में तो हम लोग बस इतना ही करके छोड़ देते थे, लेकिन एमओटी में बस एक कदम और बढ़ना है कि जब ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी तो एक यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल डेवलप होंगे, और वो न्यू ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब उनका चेहरा कैसा होगा, वो देखने में कैसे दिखेंगे, वो समझने की कोशिश करने, थोड़ा उसको फील करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए कि प्लस प्लस जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, मतलब दोनों के बीच में ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, पहले की कंपेरिजन में सब बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी तो आप क्या करो कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाओ उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ऐसे बनाइएगा, ऐसे। और इनके न्यूक्लियस को बिल्कुल टर्मिनल पे दिखा दो कि यहाँ पहुंच गए इनके न्यूक्लियस, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग रीजन में क्या हो रही, बढ़ रही। तो ये दोनों मिलके जब नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो नए ऑर्बिटल का जो शेप बन रहा होगा, जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं यहाँ पे इस थ्योरी में, वो ऐसा बन रहा होगा। यहाँ पे बीच में फूल के मोटे हो जाएगा इतना रीजन। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बीएमओ बन गया। लेकिन ये वेनस ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बना है, तो इसको लिखा जाता है सिग्मा वेनस। इसको कैसे लिखा जाता है, सिग्मा वेनस। अच्छा, ये सिग्मा क्यों लगा दिया, देखो सिग्मा एक्चुअली वीबीटी के बिहाफ पे आया है। मतलब वीबीटी जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको सम्मान देते हुए हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वीबीटी बोलता है कि जब दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड कैसा बन रहा होगा, सिग्मा की पाई। ये देखो, याद करो, Sigma.
सिग्मा है ना? बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है ना। अगर हम लोग वीबीटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल के नोड को मिलाओ तो ये ओवरलैपिंग जस्ट उसके ऊपर ही हो रही है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग जब होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसलिए इसके नाम के आगे सिग्मा चिपका देते हैं, है ना। और बॉन्डिंग है, इसको पढ़ते, इसको पूरा पढ़ते हैं बॉन्डिंग वैलेंस ऑर्बिटल। जब इसको पढ़ेंगे तो सिग्मा वैलेंस को क्या पढ़ेंगे? बॉन्डिंग वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है। लेकिन वही बात है कि जब बॉन्डिंग बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, है ना। ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। अगर दो ऑर्बिटल अगर लीनियरली कंबाइन होकर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वहां पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अगर ओवरलैप कर गया तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, है ना। अच्छाई है तो बुराई भी है। तो अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी की ऐसा भी हो सकता है कि भैया कि एक ऑर्बिटल क्रस्ट वाला हो और दूसरा वेनस ऑर्बिटल ट्रफ वाला हो, वो माइनस माइनस से मिलके बना हो, है ना। और उनके बीच में क्या हो जाए? लीनियर कॉम्बिनेशन हो। यहाँ छोटा लिख देना LCAO। LCA मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक का क्रस्ट वाला है एस ऑर्बिटल, दूसरा ट्रफ वाला है, और इनके बीच में क्या होने जा रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है डिस्ट्रक्टिव टाइप का, क्योंकि एक की पॉजिटिव फेस एक की नेगेटिव फेस ओवरलैप हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल बनने वाला है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग, है ना। एंटी बॉन्डिंग। अब देखो इसमें इसको एंटी बॉन्डिंग कैसा दिखेगा, मतलब डायग्राम में उसको हमें कैसा शो करना है, मतलब वो कैसे ऑर्बिटल दिखते हैं, है ना। एक्सरे एनालिसिस से ये ऑर्बिटल के शेप जो देखे गए हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए। तो ये जो ऑर्बिटल है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस रीजन में स्प्रेड होगा? तो ऐसे समझो कि तो वो बीच वाले रीजन में, जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पे क्रस्ट भी और ट्रफ भी है। तो एक जगह तो ऐसा आएगा जहां पे दोनों के मैग्नीट्यूड जब बराबर होंगे, साई साई भी जहां बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसके बीचों बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर नोड बनेगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलेंगे जहां तो वहां नोड जरूर बनेगा, है ना। अपोजिट फेस डेवलप करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नोड के रिस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट पोजीशन पे क्या होगी? स्प्रेड होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी उस नोड पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड मैक्सिमम होगी। बोलो भाई। और दोनों के बीच में एक जगह एक एक पॉइंट ही ऐसा मिलेगा जहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा, प्लस और माइनस। इसको बोलेंगे हम लोग, इसको नोड बोलेंगे हम लोग। ये बीच में जो पॉइंट दिखाया है वो नोड, ठीक है। और इस ऑर्बिटल को बोलेंगे सिग्मा सितारा वेनस। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिग्मा सितारा वेनस। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए एक स्ट्राइकर साइन भी यूज कर लेते हैं, है ना। सितारा लगा देते हैं तो वो दूर से पहचान में आ जाते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सितारा ABM हो। बोलो भाई समझ में आया? इसका मतलब वेनस वेनस ऑर्बिटल जब के बीच में जब लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो एक बन गया बॉन्डिंग वाला, जैसे ऊपर वाला देखो तो ये बॉन्डिंग वाला बन गया सिग्मा वेनस, एक नीचे बन गया एंटी बॉन्डिंग वाला, दो बन गए। अब इन्हीं दोनों में Yes. बोले कि इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग वाले की एंटी बॉन्डिंग की? तो इसे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम में कैसे शो करते हैं? देखो ये तो मैंने आपको ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन बताया, लेकिन अगर आपको यही इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी लेवल डायग्राम में रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे? जैसे पहले एक बनाओ आप वेनस ऑर्बिटल। वेनस ऑर्बिटल को हम लोग डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइएगा तो डब्बे से शो करिएगा। तो एक वेनस ऑर्बिटल ये है, एक ये। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। इनके बीच में क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ।
तो इससे दो उत्पन्न हो गए, एक उत्पन्न हो गया बॉन्डिंग वाला, एक उत्पन्न हो रहा है एंटी बॉन्डिंग वाला। इससे इनके बीच में जब लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक बनेगा बॉन्डिंग वाला, एक एंटी। तो बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा होती है तो नीचे उसकी एनर्जी कम दिखाइएगा। अच्छा ये मान के चल रहे हैं कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रही है ना, ये हम लोग मान के चल रहे हैं यस कि इस डायग्राम में नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम है बेटा वो बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, उसके नीचे लिख देना डब्बे के नीचे सिग्मा ns। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो सितारा वाला है, मतलब वो एंटी बॉन्डिंग है। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में ये जो वेनस वेनस है ये एओ है, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो बीच में दिखाए जा रहे हैं दीज आर एमोज, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स में एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब वो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगे, ये वाले। ठीक है, बोलो भाई इसमें यस कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ भाई। सर, इसमें दो ऑर्बिटल्स है तो दोनों से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों कैसे बन गए? उसमें देखो पॉसिबिलिटी दो है ना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जैसे एक एटम का क्रस्ट वाला ऑर्बिटल मतलब है ना, और दूसरे भी एटम का क्रस्ट वाला ओवरलैप कर गया, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल अलग अलग एटम के हैं, दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल हैं। जैसे मान लो ये वाला कार्बन का है और ये वाला ऑक्सीजन का है, और ये दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का वेनस ऑर्बिटल क्रस्ट वाला और ऑक्सीजन का वेनस ऑर्बिटल ट्रफ वाला, ये भी क्रस्ट वाला। अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई तो बॉन्डिंग बन जाएगा, है ना। लेकिन ऑर्बिटल तो दोनों टाइप के होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ दोनों वाले। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन का मान लो क्रस्ट वाला, लेकिन ऑक्सीजन का पता चले ट्रफ वाला ओवरलैप करने लगे उसके साथ। अगर इन दोनों के बीच में होने लगी लीनियर कॉम्बिनेशन तो वहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, साइमल्टेनियसली बनेंगे, है ना। क्योंकि 100% थोड़ी ना ये एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, वेनस ऑर्बिटल के भी दो रूप हैं, वो क्रस्ट वाले भी हैं कुछ ऑर्बिटल और ट्रफ वाले भी हैं। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है ना, यस सर। वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी दो ऑर्बिटल के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो बनेंगे दोनों, बॉन्डिंग वाले भी बनेंगे, क्योंकि मान लो कि ऐसे सिंपल वे समझो कि अगर 100 ऑर्बिटल है तो 100 में से कुछ 80 मान लो बॉन्डिंग टाइप के बना रहे हैं, तो 20 ऐसे होंगे जो एंटी बॉन्डिंग भी बना रहे हैं, है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी वैसे बॉन्डिंग वालों की ज्यादा होगी, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यस सर। अब इसमें जैसे मैंने आपको वेनस वेनस का बताया, ऐसे ही बेटा वेनस के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आता है, 2s आता है। बस तो इसका भी डायग्राम बिल्कुल सिमिलर बनेगा, मतलब वेनस और 2s में कोई फर्क नहीं है। बस वेनस के बाद जहां जहां मैंने वेनस लिखा हुआ है वहां वहां पे आप 2s लिख लीजिएगा, तो वो वाले डायग्राम हो जाएंगे 2s के रिस्पेक्ट में, है ना। बस ये कि वेनस पहले फिल होगा और 2s बाद में फिल होगा, है ना। वेनस का साइज छोटा होगा, 2s का साइज बड़ा होगा, डिफरेंस बस इतना है। बाकी उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने का तरीका वही है कि जैसे मैंने वेनस लिया, एक वेनस सॉरी एक 2s एक एटम का, दूसरा 2s दूसरे एटम का, लेकिन दोनों के बीच में दोनों सेम फेस में अगर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों के प्लस प्लस वाले, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, बॉन्ड तो बेटा यहाँ भी सिग्मा ही बनेगा, बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे सिग्मा 2s। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा
वो बनेगा सिग्मा 2s। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक और पॉसिबिलिटी ले लिया जाए कि भैया एंटी बॉन्डिंग वाला, तो ये भी बन जाएगा, तो ये वाला भी बनेगा, है ना। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सेकेंड पॉसिबिलिटी में 2s से बन गया सिग्मा सितारा 2s। ठीक है, तो वेनस और 2s के तो सिमिलर टाइप के ही बनते हैं, उसमें डायग्राम में कोई फर्क नहीं रहेगा, बस ये है कि पहले वेनस वेनस के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, फिर बाद में 2s के बीच में होगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 2p। ठीक है, अब 2p में देखो बेटा, 2p सबसेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। पूरा 2p अगर देखें सबसेल के फॉर्म में, तो 2p सबसेल में तो 3 ऑर्बिटल होंगे, एक होगा 2px, एक होगा 2py, एक होगा 2pz। सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। 2px में 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px 2py 2pz। आवाज क्रैक कर रही मेरी? क्लियर है सर, नो क्लियर है सर। सर। अच्छा, तो देख लीजिए आप, अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है जिसको क्रैक कर रही वो एक बार चेक कर ले, है ना। तो देखो 2px 2py 2pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तीनों के अलग अलग हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, जेड एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कंसीडर जेड एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पहले ये मानना पड़ेगा कि इन तीनों में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको एज्यूम कर रहे हैं। वैसे एनसीईआरटी ने जेड एक्सिस को ही माना है, तो हम लोग भी स्टैंडर्ड के तौर पे जेड एक्सिस को ही मानते हैं, है ना। मान लेते हैं कि जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पहले हम लोग 2pz को ही ले लेते हैं, इनके बीच का बना लेते हैं। लिख लो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 2pz। पहले 2pz वाले देख लेते हैं। तो 2pz के ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में कौन से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो देखो 2pz के बीच में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और अभी हम लोगों ने पहले हम लोगों ने एज्यूम ही कर लिया कि जेड एक्सिस को ही क्या मान लिया है हम लोगों ने, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा 2pz ऑर्बिटल होगा, 2pz ऑर्बिटल का शेप आपको पता ही है कि उसके दोनों जो लूप होंगी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही लाई करेंगी, है ना। 2pz की जो दोनों लूप होंगी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही लाई करेंगी। अब इसमें अगर इंटरफेरेंस कराएं तो एक पहली पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली। अच्छा, पी ऑर्बिटल में बेटा एक लूप प्लस वाली होती है, एक लूप माइनस वाली होती है ना, ये पता होना चाहिए। पी ऑर्बिटल में एक लूप क्रस्ट वाली होती है, एक टफ वाली होती है। अब इसमें अगर इसकी क्रस्ट वाली इसकी क्रस्ट वाले के साथ ओवरलैप करे, इनके बीच में क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बताओ सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा। बॉन्ड, हाँ बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसके बाद ये ऑर्बिटल जो होता है एक वो नया टाइप का न्यू शेप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, और इसमें देखो बीच में प्लस प्लस ओवरलैप हो रहा है, मतलब दोनों के क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला रीजन बड़ा हो जाएगा, क्रस्ट क्रस्ट मिलके एक बड़ा रीजन बन जाएगा पूरा। ठीक है, वही बात, वही जैसे हम लोग वेव में कर रहे थे कि क्रस्ट क्रस्ट मिला के एक नया क्रस्ट बना दिया था, तो यहाँ पे बीच में रीजन आप बिगर रीजन शो कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ये इनके न्यूक्लियस हैं,
तो ये न्यूक्लियस दिखा दो भैया, यहाँ पे न्यूक्लियस है भाई, ये न्यूक्लियस इधर बैठा दो, एक न्यूक्लियस, एक पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये हो गया, एक दूसरे का ये हो गया। लेकिन उसके राइट में भी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसा नहीं कि जीरो है, राइट में भी है ना। तो अगर साइन देखो तो इधर वाली लूप में आएगा निगेटिव साइन, और इधर वाली लूप में भी निगेटिव आ रहा है। हाँ ये बन रहा है इसमें। बोलो भाई, तो ये आपका फाइनली ये नया ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा, इसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे कि इसको डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव है। तो मतलब ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बीएमओ बन रहा है, और इसका सिंबल होगा सिग्मा 2pz। इसका सिंबल क्या देंगे? सिग्मा 2pz, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों की प्लस प्लस वाली ओवरलैप कर रही है ना। अब इसी में दोनों में अगर अपोजिट फेस ओवरलैप करने लगे, मतलब एक की प्लस एक की माइनस, एक 2pz की क्रस्ट वाली फेस ले लीजिए और दूसरे 2pz की ट्रफ वाली ले लीजिए, इनके बीच में करा दीजिए ओवरलैपिंग। तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? कम होगी। कम होगी। कम हो जाएगी ना। तो इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी, तो मिडिल में एक जगह जीरो दिखाना होगा, फिर इसके लेफ्ट और राइट में थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसको बोलेंगे सिग्मा सितारा 2pz। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन सा है? एबीएमओ। ये आपका 2pz के बीच में ओवरलैपिंग जब हुई तो बन गया एबीएमओ टाइप का। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, कई कई बार आपको नोडल प्लेन भी पूछ सकता है कि जैसे बोले कि बताओ ये जो बॉन्डिंग 2pz है इसमें नोडल प्लेन कितने बनेंगे। तो देखो नोडल प्लेन नोड पॉइंट से पास होने वाले प्लेन होते हैं। तो सिग्मा 2pz में कितने नोडल प्लेन बनेंगे? दो ही नोडल प्लेन बनेंगे, है ना, यही है नोडल प्लेन, है ना। चाहो तो उसको बना लीजिएगा आप लोग, ये एक नोडल प्लेन इधर दिखा दो, एक नोडल प्लेन, भाई नोडल प्लेन को नोड पॉइंट से पास करना होगा, तो दो नोडल प्लेन बनेंगे। लेकिन जैसे अभी ये वाला बना एंटी बॉन्डिंग, इसमें कितने नोडल प्लेन बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग नोडल प्लेन नहीं, तीन बनेंगे। एक तो ये नया वाला नोड बना, और दो नोड तो वो पहले से ही थे ना पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में एक नोड तो रहता ही है ना बीच में, यस तो इसमें है ना, इसमें तीन नोडल प्लेन बनेंगे। जैसे इसके पहले वाला, जैसे एस ऑर्बिटल में कोई पूछे कि जैसे इसमें कितने नोडल प्लेन बनेंगे बॉन्डिंग 2s या बॉन्डिंग 1s में, तो इसमें एक भी नोडल प्लेन है, जीरो नोडल प्लेन है ना। लेकिन इसी के एंटी बॉन्डिंग में कोई पूछे कितने नोडल प्लेन बनेंगे, इसमें एक बन रहा है नोडल प्लेन। तो कई बार मतलब ऑब्जेक्टिव में ये सब छोटी छोटी बातें भी पूछी आ सकती हैं कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दे दे और पूछे बताओ इसमें कितने नोडल प्लेन है, तो वो थोड़ा सा डायग्राम जैसे पता होगा तो आसानी से बता लेगा। तो ये समझ में आ गया कि सिग्मा टू पी जेड जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो उसमें एक बन रहा है बॉन्डिंग 2pz, एक बन रहा है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सर अब इसमें हाँ बताओ बेटा। सर इसमें एंटी बॉन्डिंग में सर जीरो ओवरलैप भी तो हो रहा है, तो सर इसमें सिग्मा बॉन्ड फिर से क्या पे फॉर्म हुआ? जीरो ओवरलैप तो बेटा केवल वीबीटी की हाइपोथेसिस थी, है ना। और हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं वो एमओटी वीबीटी की एडवांस थ्योरी है।
तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जीरो ओवरलैप जो होता है वो एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग वाला होता है, लेकिन वीबीटी में उसको जीरो ओवरलैप बोल दिया गया। सर इसमें अगर सर दोनों ऑर्बिटल तो सेपरेट है, बीच में नोडल प्लेन आ रहा है, तो सर इसमें सर मतलब सर बॉन्ड कैसे बनना सर, उतना विजुलाइज मतलब नहीं हो रहा है। विजुलाइज करने की जरूरत ही नहीं इतनी। इसमें विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। ये ऑर्बिटल्स जो है ये पूरा एक ऑर्बिटल है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी इस तरह के ऑर्बिटल में, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा नोडल प्लेन बनेंगे उतनी ज्यादा वो ऑर्बिटल अनस्टेबल होने लगता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोडल प्लेन बढ़ते जाएंगे तो उसके एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाती है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही हम लोग को बता रही कि इस तरह के भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, है ना। लेकिन ये कब बनते हैं? जब दो एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। यस सर। तो इसमें देखो विजुलाइज तो आज तक कोई नहीं कर पाया है इतना। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ही अगर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, तो आपको सर बस चीजें समझनी है ना। सर इसमें जो सिग्मा स्टार 2p z बन रहा है सर, इसमें सर लाइक बीच में जो नोडल प्लेन आ रहा है, तो सर फिगर के हिसाब से सर दोनों ऑर्बिटल सर अभी तक सेपरेट ही हैं सर, मतलब सर बिल्कुल ही बॉन्डिंग नहीं हुई है। सेपरेट का मतलब ये नहीं कि अलग अलग हैं, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो गई है इस पॉइंट पे। बाकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन रीजन्स में तो स्प्रेड है ही। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में भी तो बीच में नोडल प्लेन होता है, तो ये दोनों गुब्बारे अलग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? वैसे ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पे बस एक पॉइंट, वो आपको लग रहा है, वो डायग्राम में मैंने ऐसे बना दिया है जैसे, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन बस वो एक पॉइंट ही है बस बीच में यहाँ पे, है ना, नोड पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो अलग है, सेपरेट नहीं हुए पूरी तरह से, क्योंकि नोड के लेफ्ट और राइट जो है वो अपोजिट। आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा विजुलाइज करने वाली अगर बात कह रहा हो तो ऐसे समझ सकते हो कि नोड के आप देखो, नोड के लेफ्ट में कौन सा साइन है वेव फंक्शन का। तो तो जैसे मैंने इधर माइनस माना है ना, हाँ, तो आप चलो इधर वाले को माइनस ही मान लो कि इधर माइनस, और इधर कौन सा साइन आएगा? इधर पॉजिटिव। प्लस। तो ये अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर प्लस और माइनस अलग होते तो फिर यही नहीं अलग हो जाते, फिर तो 2p z ही नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करे, है ना। यस सर। तो उसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए 2p z की कहानी तो समझ में आ गई। अब इसके बाद जैसे 2py के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2py ऑर्बिटल के बीच में जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानी है ना। तो हम लोग पहले ही जेड एक्सिस को क्या मान लिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये मैंने बना दी जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप वाई एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस तो भैया इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, है ना। तो मान लिया कि बेटा ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो ऑर्बिटल लाई कर रहा होगा वही तो क्या होगा, 2py होगा। तो जैसे एक 2py ऑर्बिटल ये हो गया, और एक 2py ऑर्बिटल ये हो गया, है ना। दो 2py ऑर्बिटल है, ये दोनों अलग अलग एटम के 2py है। ये वाला 2py किसी एक एटम का है, ये दो वाला 2py किसी दूसरे एटम का है। अब इन दोनों के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। लेकिन अभी पहले डायग्राम में हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैप होगा, और इसका माइनस इसके माइनस साथ, है ना।
अगर केवल वीबीटी में हम लोग देखें तो केवल इतना ही तो दिखाते थे कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैप करा देते थे और ऐसे ही इतना बना के छोड़ देते थे। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग वीबीटी में ध्यान से अगर आप देखो तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है? पाई। है ना? हाँ। तो यहाँ पे अगर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड पाई बनेगा, है ना? लेकिन एमओटी कहती है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग होने बाद ऑर्बिटल एक नए शेप में स्प्रेड हो जाएगा, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। उसमें ऐसे बोलते हैं कि देखो जेड एक्सिस जो है वो पूरी नोडल एक्सिस बन जाएगी, क्योंकि देखो जेड एक्सिस में ही और दोनों के नोड भी लाई कर रहे हैं। मतलब जेड एक्सिस में कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, है ना? मतलब जेड एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरऑल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जेड एक्सिस ओवरऑल क्या हो गई, नोडल एक्सिस हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कहाँ मिल रहा है, देखो ऊपर देखो जेड एक्सिस के ऊपर प्लेन में प्लस प्लस ओवरलैप हो रहा है, माइनस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जेड एक्सिस के ऊपर और नीचे वाले प्लेन पे हो रही, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको। मतलब जेड एक्सिस के एबव प्लेन और बिलो प्लेन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगी, यहीं पे मैक्सिमम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। प्लस प्लस है ना, इसलिए मैंने उसको फूल के मोटा कर दिया, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल आपके बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो उनका शेप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। और इनको हम लोग नाम क्या देंगे, इनको हम लोग सिंबल क्या देंगे, तो इसको लिखेंगे पाई टू पी वाई। इसको क्या लिखेंगे, पाई टू पी वाई। पाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड कैसा बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पे, इसको आप लिख लीजिए कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। साइड वाइज मतलब लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है। बात आई समझ। अब Yes, इसी में एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी कि मान लो कि यही दो टू पी जेड टू पी वाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, इनके बीच में ओवरलैपिंग इस तरह से हो कि एक की प्लस वाली एक की माइनस के साथ ओवरलैप करने लगे। तो ये भी हो सकता है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव भी हो ही रहा होगा कुछ ऑर्बिटल के बीच में। तो वहां पे अपोजिट लूप ओवरलैप कर रही होंगी कि एक की पृष्ठ दूसरे की ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में नोडल प्लेन बनेगा। तो जेड एक्सिस तो ऑलरेडी है ही है नोडल एक्सिस, जेड एक्सिस तो ऑलरेडी वैसे भी नोडल एक्सिस है ही है। और यहाँ पे बेटा वाई एक्सिस भी नोडल एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस जब ओवरलैपिंग हो रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना? वाई एक्सिस भी क्या हो गई आपकी, नोडल एक्सिस। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एग्जिस्ट करेगा वो एक्स और जेड और वाई एक्सिस में तो नहीं करेगा, बाकी इन रीजन्स में करेगा, इनके लेफ्ट और राइट वाले रीजन्स में, है ना? इस तरह से। ठीक है। अब साइन देना है तो साइन इसी के साथ दे दीजिए, इधर वाले को माइनस दे दीजिए, इधर वाले को प्लस दे दीजिए, इधर वाले को प्लस और इधर वाले को माइनस। साइन इस तरह दिखा दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एंटी बॉन्डिंग है ना, तो पाई सितारा टू पी वाई लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, पाई सितारा टू पी वाई। ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ABM। और ये वाला कौन सा था, बॉन्डिंग था, BM। ठीक है, क्लियर हो रही बात? yes, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ऐसे तो ओवरलैपिंग होती रहेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते रहेंगे। तो वैसे तो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है।
है ना। लेकिन हम लोग के सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। हम लोग के सिलेबस में केवल 2p ऑर्बिटल तक ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 2p के आगे ओवरलैपिंग ऐसा नहीं कि होती नहीं है, बनते हैं, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में कवर्ड नहीं है। तो अब अगर हम लोग जितने भी ऑर्बिटल बने मॉलिक्यूलर, उनको अगर समराइज करें तो देखो कितने बन चुके हैं अभी तक। जैसे पहले हमने वेनस की बात की, तो वेनस के कॉम्बिनेशन से 2 बन गए, एक बॉन्डिंग वेनस, एक एंटी बॉन्डिंग वेनस, है ना। अच्छा 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल से 2 बने थे, एक बॉन्डिंग 2s, एक एंटी बॉन्डिंग 2s। बोलो भाई। Yes, फिर sir. 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल थे, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, जिसमें 2pz से 2 बने थे, एक बॉन्डिंग, क्योंकि जेड एक्सिस हम लोग ने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानी थी, तो 2pz के आगे सिग्मा लगाइएगा आप, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि 2py से जब 2 बने तो उनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही थी, क्योंकि जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थी, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग फिर जो ऑर्बिटल बन रहा है उसमें फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होने लगी, तो पाई लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही बेटा एक्स एक्सिस भी जेड एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ही 2px के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे वो भी आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसमें भी पाई हमें लिखना पड़ेगा, है ना। एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। तो बस हम लोग को टोटल इतने ही पढ़ने ही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इतने ही पढ़ने हैं। ये अगर इनको हम लोग काउंट करें तो टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जैसे कार्बन का करते थे, हाइड्रोजन का करते थे, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आयरन का, जिंक का, एसपीडीएफ में करते थे। ऐसे ही आपसे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, तो मॉलिक्यूल में बेटा ये मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। ये चाहो तो एक नोट लिख लीजिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट होता है ना। तो हमें इनमें अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इनका एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एनर्जी का ऑर्डर है, इसमें ऐसे आप समझिए कि जैसे हम लोग अभी ऑर्बिटल में ऑर्डर पढ़ते तो सबसे पहले क्या फिल करते थे, वेनस ऑर्बिटल। लेकिन अब हम लोग मॉलिक्यूल में फिल करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, वेनस ऑर्बिटल से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वेनस ऑर्बिटल से 2 ही बनेगा, एक बॉन्डिंग वाला बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए वही अबाउ प्रिंसिपल की हेल्प लेंगे। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था कि पहले वो ऑर्बिटल फिल करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, फिर कौन फिल करेंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यही सेम बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले वो ऑर्बिटल फिल करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। इसलिए वेनस से देखो 2 बन रहे हैं, एक सिग्मा वेनस, एक सिग्मा सितारा वेनस। लेकिन पहले फिल होगा बॉन्डिंग वाला, पहले फिल होगा सिग्मा वेनस,
ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम है, और अबाउट रूल में कम एनर्जी वाला पहले फिल होगा, फिर उसका एंटी बॉन्डिंग में फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आएगा बेटा 2s का बॉन्डिंग वाला, मतलब सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी उसी के एंटी बॉन्डिंग की। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपका 2p ऑर्बिटल आता है। इसके बाद क्या आता है, 2p ऑर्बिटल। तो 2p में पहले सबसे पहले फिल होगा सिग्मा 2p z। पहले क्या फिल होगा, सिग्मा 2p z। और इसका जो बॉन्डिंग वाला है वो पहले फिल होगा, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग एनर्जी बोलते हैं सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे लास्ट में फिल होता है। इसका बॉन्डिंग वाला 2pz का बॉन्डिंग वाला पहले फिल होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला सबसे लास्ट में। बीच में ये पाई वाले फिल हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि पाई में जो ये बन रहे थे, पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जी बराबर होती है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग वालों की बराबर होती है और एंटी बॉन्डिंग वालों की बराबर होती है, मतलब सेम एनर्जी होती है। सेम एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि उन ऑर्बिटल का शेप सेम होता है। अगर जैसे आपने 2py के शेप बनाए थे, वैसे ही शेप के ऑर्बिटल बनेंगे 2px के। तो इन ऑर्बिटल का शेप सेम है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग वालों का शेप सेम है, और एंटी बॉन्डिंग वालों का शेप है, इसलिए इनकी एनर्जी सेम होती है। इनकी एनर्जी बेटा क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कौन सा फिल होगा, पाई 2p x बराबर पाई। इनकी एनर्जी के बीच में इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। फिर इसी का एंटी बॉन्डिंग वाला लिख दीजिए, पाई सितारा 2p x बराबर पाई सितारा 2p। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा सितारा 2pz। तो ये इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर हो गया। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एमोज का ऑर्डर होगा। एमोज मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, मोमोज नहीं है, एमोज है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, ये ऑर्डर देखने में थोड़ा भयानक तो है ही है, देखने में डेंजरस लगता है, और एग्जाम में तो बहुत बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, बच्चे छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ये ऑर्डर तो वैसे ही इतना भयानक है, तो इसके भूलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक मैंने निमोनिक बनाया, आप इससे याद कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर कभी ये ऑर्डर भूल जाओ, आपको रिकॉल करना हो, तो उसके लिए आप क्या करो, ये निमोनिक याद कर लेना। निमोनिक क्या, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। देखो, जब इंसान हार जाता है तो किसको याद करता है, मम्मी। मम्मी को याद है ना। अगर सॉल्यूशन मम्मी के पास भी नहीं है, फिर पापा को गॉड। याद करें। पापा। बस पापा के पास भी सॉल्यूशन नहीं है, तो दादाजी को याद करोगे। तो जब इंसान के पास सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर इंसान भगवान को फिर याद करता है। अंतिम में उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। गॉड तो याद करता है कि भाई हाँ, गॉड ही कुछ कर सकते हैं। तो वही बात है, जब आप ये ऑर्डर भूल जाओ तो आप गॉड को याद करना। गॉड का मतलब यहाँ पे गॉड है हमारे बाबा, क्योंकि ये सारी कहानी बाबा जी ने दी है। बाबा मतलब साईं बाबा, ठीक है, सोडिंगर बाबा। तो आप याद कर लेना बाबा को। ठीक है, बाबा, BABA, बाबा। फिर बाबा के बाद लिख देना BBB और AAA। आपको ये याद रखना, बाबा BBB ये निमोनिक याद रखना, बाबा BBB। क्या रखना है, बाबा BBB। ठीक है, बाबा BBB। ऐसे बस याद कर लो। देखो, कभी भी भूलोगे तो बाबा को याद कर लेना, तो तुम्हें ऑर्डर याद आ जाएगा। देखो, बाबा का मतलब क्या है, B फॉर बॉन्डिंग है, A फॉर एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो पहले B आ रहा है, तो B से समझ जाना बॉन्डिंग है,
अब इतना तो याद ही रहेगा कि सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा फिल होता है, 1s 2s। ये तो कभी भूलोगे नहीं 1s 2s। अब ये भी भूल जाओगे तो शिरडी के साईं बाबा ही को फिर कुछ कर पाएंगे, फिर तो ये बाबा भी नहीं बचा पाएंगे। तो वेनस ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होता है, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? बाबा में पहला बा किसका है? ये सिग्मा वेनस। अच्छा, एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता नहीं, तो एस के आगे तो फिर कभी पाई लगाने का मतलब भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ के इसको लिखेंगे तो लिखते चले जाओगे आप खुद ही। सिग्मा वेनस, फिर उसी का एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, तो उसी का एंटी बॉन्डिंग लिख देना सिग्मा सितारा। एंटी बॉन्डिंग में सितारा लगाते जाइए बस, एंटी बॉन्डिंग। फिर वेनस के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है? 2s, तो सिग्मा 2s। एस ऑर्बिटल कभी पाई बनाता नहीं है, तो एस के आगे पाई लगाना भी नहीं कभी गलती से। फिर उसी के आगे क्या? सिग्मा सितारा 2s, है ना? यहाँ तक तो लिख दिया। अब ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, तो इसमें ध्यान रखना है कि लास्ट वाले दो की बी की एनर्जी बराबर है। लास्ट वाले दो बी की एनर्जी क्या है? बराबर है। ठीक है, ट्रिपल बी में ऐसा नहीं कि तीनों की नहीं बराबर है, लास्ट वाले दो की बराबर है। और जो बराबर वाले होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, टू पी एक्स टू पी वाई। इसका मतलब पहले कौन सा आएगा? जेड वाला आएगा, पहले आएगा 2p में 2pz, और जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, उसके सामने सिग्मा लगा देना। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सामने सिग्मा बॉन्ड होता है ना। अब बाकी जो बचे दो ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो पाई 2p x बराबर पाई 2p y, इनकी एनर्जी बराबर। अब बेटा इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग लिख देना, बस सितारे लगाते चले जाओ। एंटी बॉन्डिंग लिखना तो बहुत आसान है, सितारा लगाते जाना है बस। पाई सितारा 2px, पाई सितारा 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा सितारा 2pz। बस इतने ही होते ही हैं, हो गया पूरा ऑर्डर। तो बाबा को याद रखो, ऑर्डर लिखते चले जाओ। बोलो भाई, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो केवल इसी सीक्वेंस से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल ऐसे ही लिखेंगे और इसी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बाबा जी को याद कर लेना। हाँ, इसमें एक लिमिटेशन भी है कि ये जो हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन ही वैलिड है ना? एबव सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज वैलिड अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, है ना? अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तब तक तो ठीक है, मतलब आप लिख लीजिएगा यहीं पे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 के बराबर है या उससे कम है, तब तक तो यही वाला ऑर्डर हम लोग यूज करेंगे जो अभी ये हम लोग ने पढ़ा है। लेकिन अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वहां पे एक जगह करेक्शन आता है। एक जगह करेक्शन मतलब एक जगह ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो ट्रिपल बी में आप देख रहे हैं कि अभी लास्ट वाले जो दो बी हैं इनकी एनर्जी बराबर है, और ये जो सिग्मा 2pz है ये पहले फिल हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। ये सिग्मा 2pz मतलब कि ये पहले फिल हो जाएगा, ये बाद में fill होगा। इन दोनों में इंटरचेंज आएगा, इन ऑर्बिटल में एनर्जी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज आएगी। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 14 से ज्यादा तो एनर्जी इंटरचेंज आएगी। अब देखो ये एमओटी जो पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशन भी समझ लीजिए कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, तो एमओटी के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन लिख लीजिए कि हम लोग एमओटी पढ़ रहे हैं स्पेशली किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। कभी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला लिख लिए टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर कोई आपको डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल या उसका आयन भी हो सकता है देख दिया जाए और आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्पेशली डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सीक्वेंस में आप 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, 20 मैक्सिमम है। इस सीक्वेंस जो हम लोग के सिलेबस में है सीक्वेंस, उसमें मैक्सिमम आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, या उससे कम होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल का चलो निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे आपको दे दिया जाए H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, H2 के बाद आपको दे दिया जाए He2 का, He2 के बाद दे दिया जाए B2 का, B2 के बाद C2 का, ठीक है, और N2 का। तो जैसे इनमें से किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ये सब डाइटॉमिक मॉलिक्यूल ही है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो समझो, जैसे H2 का निकालना है, तो पहले ये निकाल लो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक हाइड्रोजन में सभी को पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब आप H2 मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल, और आपको और मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं वो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्ट होते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले फिल होगा आपका ये वाला ऑर्बिटल सिग्मा 1s2। अच्छा, ये सारे ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा किसी में ना फिल कर देना, ये ध्यान रखना, मतलब सब में 2-2 ही फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2-2-2। पी वाले में ध्यान रखना कि पी में भी वो टुकड़ों में टूट गया है ना, तो सब में इंडिविजुअली 2-2-2 ही फिल होंगे, है ना। पूरे पी सबसेल में 6 फिल होते हैं, लेकिन केवल 2px में तो 2 ही फिल हो पाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस इतना ही होगा, क्योंकि आगे वाले ऑर्बिटल तो खाली पड़े रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए हमारे पास से, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है, और एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, Yes, एक बात सर ये भी 1 ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर अगर होल नंबर में आ रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूल नेचर में स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब हम लोग कुछ बातें लिख सकते हैं इसके बारे में, ये कमेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन स्टेबल फॉर्म, एग्जिस्ट इन स्टेबल फॉर्म। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आए 1 2 3, तो वो बोल देना कि वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल का 0 आ जाए तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि उस मॉलिक्यूल में उनके एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अच्छा, एक बात ये भी समझ में आ रही कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में एक ही सिंगल बॉन्ड भी होगा, है ना। ये चीज भी यहाँ से कंफर्म हो रही है। वैसे ये बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन ये बात यहाँ भी कंफर्म हो रही है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो ये भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये देखना होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर उसके ईच ऑर्बिटल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। अगर सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में 2-2-2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, है ना, जैसे 1s2 2s2 ऐसे सब में 2-2 फिल हो रहे हैं, है ना, तो वो डायमैग्नेटिक हुआ। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जैसे 2-2 यहाँ एक ही फिल हो, तो फिर वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक के लिए कम से कम एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक,
अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामीटर। तो यहाँ पे देखो दोनों वनस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में एक मौलिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब वो पेयर्ड ही होगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes. अब आप मुझे बताओ कि He2 का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, He2 का। 0. He2 का 0 आएगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 ही चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा 1s2 और सिग्मा सितारा 1s2। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे आप, तो हाफ टाइम्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 ही एंटी बॉन्डिंग में, तो 0 आ गया। 0 आने मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये आ रहा है He2 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल प्रकृति में पाया ही नहीं जाएगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो बन ही नहीं रहा है वो पैरा है डाया है, कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसके बाद जैसे B2 का करना है, B2 में बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक 10. बोरॉन में 5 होते हैं, हाँ गुड। एक बोरॉन में 5, 2 बोरॉन में 10 हो गए, 5 + 5। अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करो उसी सीक्वेंस में, तो पहले सिग्मा 1s2 बाबा में पहले बॉन्डिंग, फिर उसी का एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s2, फिर उसी का एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz, तो इसमें फिल हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो हाफ टाइम्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, मतलब जिसमें सितारा नहीं है वो बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और एंटी बॉन्डिंग में, मतलब सितारा वाले ऑर्बिटल में देखो तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग में। कितना आ गया, 1 आ गया। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, और B2 इसका मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। Diamagnetic. है ना। तो B2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक भी होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, बताओ भाई, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes. ठीक है, ऐसे ही बताओ C2 का करके बताओ, C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, और C2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। Sir, 2 आ रहा है. C2 का 2 आएगा, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग फिर अभी इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बच रहा है, 15 मिनट का थोड़ा इसमें और अभी टॉपिक अभी करेंगे हम लोग। तो अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोग जितना हम लोग ने पढ़ दिया है उसके क्वेश्चन सीट से अटेम्प्ट करके रखिए, है ना। मतलब केमिकल बॉन्डिंग 1 और केमिकल बॉन्डिंग 2 आप लोग सीट से अटेम्प्ट करके रखिए, उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे ही आगे, ठीक है। और इसका आगे वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है। Yes, sir. है ना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा, आज तो क्योंकि ये बड़ी थ्योरी है, आज वो थ्योरी ही अच्छे से हो पाई है। क्वेश्चन अगली क्लास में क्वेश्चन कई सारे कराएंगे आपको MOT पे, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा, कुछ पूछ तो नहीं रहे थे। No, sir. हाँ, अच्छा, ठीक ठीक है, ओके, फिर आप मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है।